इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 चुनावी राजनीति भाग 6, जिसमें हम गुलबर्गा के चुनाव परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। गुलबर्गा एक जिले का नाम है, जगह का नाम है, जहां पर एक सीट पर 8 उम्मीदवार लड़ रहे थे। यहाँ पर वोट देने वालों की संख्या 17.21 लाख थी, पूरे के पूरे। इनमें से 9.98 लाख लोगों ने अपने मत अधिकार का उसका प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जिनका नाम था मल्लिका अर्जुन खड़गे, उनको 5.07 लाख वोट मिले। यहाँ कुल पड़े मतों का 50%, मतलब उनको जो वोट मिला था वो 50% था, वोट जितना पड़ा। लेकिन बाकी किसी भी उम्मीदवार से ज्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित घोषित कर दिया गया। वहां से उनको सांसद बना दिया गया। जैसे में आप देखो, नाम क्या पढ़े हो, कांग्रेस के मल्लिका अर्जुन खड़गे। ये 2014 की रिपोर्ट है। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2014 का चुनावी परिणाम। यह है उम्मीदवारों की सूची, फिर से पार्टियों की सूची, उसके बाद से मिले वोट और वोटों का प्रतिशत यहाँ पर बताया गया है। प्रतिशत नहीं, मैं वोट बता देता हूं। सबसे ज्यादा वोट मिला है मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के थे, जिनको 5,07,193 वोट मिला, मतलब 50%, 50%। बाकी को कम मिला था जनता दल, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा वोट मिला था, जिसमें से 4,32,460 वोट उनको मिला था। फिर भी उनकी जीत वहां पर नहीं हो पाई थी। इसके वजह से वहां पर वो सांसद नहीं बन पाए। उनके पार्टी का कोई नहीं बन पाया। उनके पार्टी का थे रेवू नायक बेलमगी, और ये 8 उम्मीदवार वहां पर खड़े थे। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपके भाषा में ट्रेंडिंग में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बाकी सबका तो बात ही छोड़ दो, वो लोग हजारों सैकड़े में रह जाते हैं। देखो, ऊपर हम लोगों ने ये जाना था, फिर से मैं बताता हूं। मशीनों के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं, जिसके अनुसार से हम वोट दे सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं, जो उनको सहमति के अनुसार मिलता है, उसी पर वोट लड़ना पड़ता है। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है, उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को एक बार दबा कर छोड़ देना है। यहाँ पर दिया गया है, दबा भर देना होता है, मतलब केवल दबा देना है, लेकिन वो मशीन आवाज देगा तभी उसको छोड़ना है। मतलब आवाज नहीं दे तो तुरंत पूछो, हमारा वोट नहीं गिरा है, क्या कि आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। जैसे मोबाइल रिफ्रेश करते हैं, उसी तरह उस ईवीएम मशीन को भी रिफ्रेश कर लिया जाता है और फिर से उसको दूसरे निर्वाचित क्षेत्र पर पहुंचा दिया जाता है। और जब चुनाव हो जाते हैं तो उसको सील बंद करके उसको एक सुरक्षित जगह पर, जहां पर पूरा तरीके से एकदम सुरक्षा बहुत चरम बिंदु पर रहता है, चरम सीमा पर रहता है। जैसे में आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब वहां पर सुरक्षा देते हैं, जहां पर कोई भी चूं चा भी नहीं कर सकता है, इतनी सुरक्षा है। कोई अगर चूं चा करेगा तो डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर होता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। जितने भी वोट पड़ते हैं उसकी गिनती की जाती है, और वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं, जिसे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से करने के लिए उनको रखा जाता है। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना के एक ही तरीके पर मतलब उसकी गिनती होती है। मतगणना का तरीका एक ही होता है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं।
कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनने जा रही है। और ये इन लोगों को टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से मालूम चल जाता है कि कौन कानून बना लेगा और कौन कानून बना लिया। क्योंकि 4 से 5 घंटे में आजकल गिनती हो जा रही है, लेकिन बाकी सब बाद में चलता रहता है, चूचा बाद में होता रहता है। इसके अनुसार से रात के 8 बजे तक पूरा फाइनल हो जाता है कि किसका कौन पार्टी कितना जगहों पे वहां पर अपनी पूर्ण बहुमत के हिसाब से आ गई है और कितने वोट मिले हैं पूरे गिन कर आंकड़ा बता दिया जाता है। ये देखो, इनमें कौन सा काम आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है और कौन सा नहीं है, इसको चुनना है आपको। पढ़ के बताते हैं। मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाना ये गैर कानूनी है। दिखाकर रवाना करना ये गैर कानूनी है। ये उल्लंघन है किसका? चुनाव संहिता का, आदर्श चुनाव संहिता का। एक उम्मीदवार ने वादा किया कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नई रेलगाड़ी चलवाएगा, तो ये सही है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। एक यहाँ पर केवल दे रहा है वो कौन सा काम आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है और कौन सा नहीं है, दोनों इसमें लिखा गया है ना। तो ऊपर वाला है जो उल्लंघन करता है, 2 नंबर वाला नहीं करता है, 3 नंबर 4 नंबर आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पहुंचे क्या समझे, कहां पहुंचे क्या समझे, तो यही बताना है। हम अभी तक पढ़े और ये समझे। अब हमारा अगला टॉपिक है, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। हम चुनाव में गड़बड़ियां और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं कि कब कहां पर गड़बड़ी हुए हैं कि कहां पर नहीं हुआ है। अखबार और टीवी चैनलों के खबरों में अक्सर ऐसे गड़बड़ियों की चर्चा होते रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। जो लोग हारते हैं वो अपना हार स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसी के वजह से हमारे समाज में भी है, जो लोग गलत हैं वो अपने गलती को भी नहीं मानते हैं। अगर गलत करने वाला अपनी गलती मान लेता है, वो मान लिया कि हम गलत हैं, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो मान लिया कि हम गलत हैं, तो आगे का कोई भी काम समझ लो कि मारकाट, ये लुटैत खटैत जो भी होने वाला है सब रुक जाता है। क्योंकि जब मान लोगे तो अगला काम गलत हम नहीं करेंगे। कुछ लोग बदनामी की वजह से नहीं बोलते हैं, अरे यार तुम्हारी इज्जत ही कहाँ है कि तुम बदनाम हो जाओगे। क्लास 9th में हो तुम सब, किसी बात के लिए तुम शर्मिंदा हो, डायरेक्ट बात कर लो ना, सीधे साधी बात कर लो सामने बैठ के। अब तुम बोलोगे इससे मेरे इज्जत चला जाएगा। अरे भैया तुम्हारा इज्जत कहाँ है कि चला जाएगा। लड़की हो, अपने इज्जत को अपने जननांग में मत रखो, अपना इज्जत अपने व्यवहार से बनाओ, वैसा इज्जत कभी नहीं जाता है। और लोगों की चिंता क्या करते हो, लोगों का क्या है। जिधर का हवा बहता है लोग उधरे के बात करता है। पूरब से हवा बहेगा तो लोग पूर्वैया बोलेगा, पश्चिम से हवा बहेगा तो लोग पछिया बहता है। लेकिन ये बोल देगा कि पूरब से हवा बह रहा है तो कोई बोलेगा कि पछिया बह रहा है, नहीं बोलेगा, क्योंकि जिधर की हवा उधर के नाम। बस मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की ये वहां पर धांधली होती है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारों के दुरुपयोग की यह भी किया जा सकता है। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, ये करते हैं बहुत लोग, यही धांधली है, गड़बड़ी है। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। मतलब जिस दिन चुनाव है उसी दिन चुनाव देने वाले, वोट देने वालों को डराना और फर्जी तरीके से वोट दिलाना, ये यहाँ पर धांधली होती है और गड़बड़ी होती है। इसी की वजह से आर्मी, पुलिस, आईटीबीपी सबको उतार दिया जाता है चुनाव को सही ढंग से कराने के लिए। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। जो खबर इसका आता है कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। ऐसे खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें बहुत दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतनी बड़ी नहीं होती है, इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती है कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दे।
इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकता है? हरगिज नहीं आ सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर, जितने भी भाग हैं इसके, उसको सावधानी से गौर करें और पढ़ें। जिसमें पढ़ेंगे स्वतंत्र चुनाव आयोग कैसे होते हैं और कौन करवाते हैं, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसे जांचने का काम सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है। यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं? जो भी चुनाव कराते हैं चुनाव आयोग के लोग, क्या सरकार से स्वतंत्र हैं कि नहीं है? या फिर सरकार या शासन पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? ये सब सवाल के जवाब आपको मिलेगा। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? अब जानते हैं। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। बहुत ताकतवर, जैसे में ये जो चुनाव आयोग होते हैं इन्हें न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। जिस तरह न्यायपालिका आजाद है उसी के जैसे ये जो चुनाव आयोग है यह भी आजाद है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो यहाँ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो सबसे हेड चुनाव आयोग के सबसे मुख्य जो अधिकारी होते हैं, उसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहता, मतलब उनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह न्यायपालिका जवाब नहीं देता है, विधायिका को जवाब देना रहता है, न्यायपालिका जवाब नहीं देता है, उसी के जैसे चुनाव आयोग भी जवाब नहीं देता है। और राष्ट्रपति को तो किसी के सामने जवाब नहीं देना रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो, फिर से सुनो, अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयोग को हटा पाना असंभव है। उसको हटाया नहीं जा सकता है। एक बार उसकी बहाली हो गई तो समझो कि जब तक उसका तिथि नहीं आ जाएगा कि इस दिन इनको हटाने का दिन है, उसके पहले उसको हटाना एक तरह से नामुमकिन काम है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी चुनाव आयोग को उतना अधिकार नहीं है जितना भारत के चुनाव आयोग के अधिकारी को अधिकार प्राप्त है और दिया गया है। जितना आजादी दिया गया है भारत में, उतना आजादी कहीं भी नहीं दिया गया है। निर्वाचन आयोग चुनाव की अनुसूचियां जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर नियंत्रण लेता है। चुनाव में जो चीज हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक हर चीज की जानकारी किसके पास होती है? चुनाव आयोग के पास, जिसका जवाबदेही किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। और चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार और पार्टियों को सजा दे सकता है अगर चुनाव आयोग के किसी भी आदेश का उल्लंघन वहां पर किया जाता है तब। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है कि कैसे क्या करना है। कुछ पैसा चुनाव आयोग भी देता है, किसको? छोटे मोटे पार्टियों को। लेकिन आजकल वो सब नहीं चलता है, पहले चलता था, अब नहीं चलता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। अगर चुनाव के मशीनों, जो ईवीएम मशीन है, उसमें गड़बड़ी होता है, चाहे कुछ अधिकारी वहां पर दुरुपयोग कर रहे हैं किसी भी अपने पद का चाहे मशीन का, तो उसका तबादला कर दिया जाता है और उसके बाद से उसको डिसमिस करके उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी
चुनाव ड्यूटी पर जो अधिकारी तैनात रहते हैं वो सरकारी टीचर होते हैं, सरकारी शिक्षक होते हैं। तो सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। वे किसी के अधिकार में नहीं, निर्वाचन आयोग के अधिकार में रहकर वो काम करते हैं। कोई ज्यादा हंगामा भी नहीं कर सकता है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर आर्मी तुरंत गोलीबारी कर सकती है। कोई दंगा नहीं कर सकता है, नहीं तो आर्मी को डायरेक्ट छूट है, गोली मारो इनको। एक बार की बात बता रहा हूं, हमारी माँ वो खुद शिक्षक हैं सरकारी, तो एक जगह चुनाव करवाने के लिए गई हुई थी। वहां पर एक शिक्षक थे, उनको ईवीएम मशीन चलाने नहीं आता था। तो उनको तो डर था कि हमको अगर ईवीएम मशीन चलाने नहीं आएगा तो हमको वहां से सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब आपको शिक्षक पद से भी आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वहां से आपको हटा दिया जाएगा। अब इसी डर के मारे अब वो पूछने लगे अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, बाकी सब अपने सहयोगियों से। तो एक वहां पर रास्ता होता है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा में रखे जाते हैं, कहीं पर गड़बड़ी हो जाए तो उनको वहां पर लगा दिया जाता है, उसके बाद से वो वहां पर काम करवाते हैं। लेकिन उनका क्या हुआ कि उनको तो आता नहीं था, अब उनको करना था गैस का बीमारी। तो उनको बोला गया कि आप गिर जाओ और लगो छटपटाने, कि कहो कि मिर्गी आ गया, मिर्गी आ गया, मिर्गी आ गया, वो हम लोग बोल देंगे तुम केवल गिर जाओ और छटपटाना चालू कर दो। तो ऐसा ही कुछ हुआ, वो गिर गए और छटपटाना चालू कर दिए। उसके बाद से उनको वहां से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और उनके जगह पर किसी दूसरे को बैठाकर P1, P2, P3, P6 करके वहां पर सीट होता है, उसके अनुसार वहां पर दूसरे किसी को बैठाकर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है। पिछले 25 वर्षों से, उसके पहले तो थोड़ा चलता था, धांधली चलता था बहुत ज्यादा। जैसे में चुनाव हो रहा है तो गोलीबारी चलता था, गुंडा अगर बोलते थे इस पार्टी को वोट मत दो तो लोग उसको नहीं देकर दूसरे को दे देते थे। तो जिसको देते थे उन्होंने ही उस गुंडे को भेजा था कि हमको जितवाओ, साम दंड तांड भेद कुछ भी करो लेकिन हमको जितवाओ। साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अब यह भी कर सकता है चुनाव आयोग, किसी भी सरकार और प्रशासन के गलती अगर हो रहा है वहां पर तो वो डांट भी सकता है, फटकार भी लगा सकता है। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्रों में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से वहां पर फिर से चुनाव आदेश दे सकते हैं कि वहां पर फिर से चुनाव कराया जाएगा और अब की पूरे अच्छे तरह से निगरानी में किया जाता है। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है। अक्सर ये बात देखा जाता है कि जितने भी शासक दल हैं, निर्वाचन आयोग के जो कामकाज वहां पर करते हैं उनसे परेशानी होता है। लेकिन उन्होंने निर्वाचन आयोग के आदेश, वो लोग जितने होते हैं वो सब निर्वाचन संहिता के जितने भी लोग होते हैं उनका बात उन लोगों को मानना पड़ता है। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव नहीं था। अगर जो चुनाव करवाते हैं अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, अगर वह स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो क्या ऐसा हो पाता? किसी भी पार्टी, किसी भी अधिकारी, चाहे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार को डांट फटकार नहीं सकता था। अगर किसी अधिकारी ने कुछ किया तो उसको तुरंत वहां से ऑर्डर आ जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, नहीं तो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा और नहीं तो कस कर उनकी डटाई होगी वहीं पर, चाहे लोगों के सामने हो चाहे ऑफिस में बुला कर हो। चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। अब दूसरा देखो, उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। जो भी अपराधी नेता है उनको आपको अनुमति नहीं देना है वोट लड़ने, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य, बाकी जगह पर नहीं, लेकिन बिहार में लगाया गया। क्यों? बिहार के लोगों में थोड़े से ये गड़बड़ी होती थी कि जबरन लोग वहां पर वोट दिलवाते थे।
चुनाव आयोग के लोग जो होते थे, शिक्षक लोग, उनको ही घूस देकर खरीद लिया जाता था, जिसके अनुसार हर काम को करवाना एकदम सुगम हो गया, आसानी से होता था। जैसे मैंने अपने गांव के बारे में बताया, 2014 से पहले 10 की बात बताया था ना, उस समय जबरदस्ती क्या, सबको पैसा दे दिए और वोट वहां पर दिलवाया जा रहा है। खुद नेता आ जाते थे कि यहाँ पर वोट दो, हम हैं देख लेंगे। चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार, और चुनाव आयोग ने सोच लिया कि चलो ठीक है, उनकी नई नियुक्ति हुई है, कोई बात नहीं है। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि आप पैसे खर्च करने में सोचो और कम करो, दलाली मत करो, कालाबाजारी मत करो, लोगों को पैसा नहीं बांटना है। ऐसे कानून भी चलाए गए हैं, पारित भी है। चुनाव आयोग ने 1998 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने के आदेश दिए, क्योंकि वहां पर धांधली हुआ था। चुनाव आयोग का एक और गुजरात दौरा, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। वहां पर चुनावी तैयारियां जो भी हो रहा था उसके बारे में, तैयारी जो भी था उसके बारे में आपको वहां पर देखना रहता है, देख रेख करना पड़ता है। राजनीतिक विकल्पों पर सेंसर का अधिकार हो चुका है। सेंसर बोर्ड होता है किसी भी कमेटी का, तो उनका अधिकार होता है सेंसर बोर्ड का, क्योंकि उनके अनुसार अगर राजनीतिक विज्ञापन किसी भी पेपर में नहीं छप सकता जब तक सेंसर बोर्ड उसको, सरकारी सेंसर बोर्ड होता है जो आपको वहां पर अनुमति देता है, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन बाहर का आता है तो मंत्री दल, मतलब सेंसर दल के तरफ से आपको ऑर्डर पास होता है, तो ही आप यहां पर बिजनेस कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधित सुझाव नकार दिए। चुनाव आयोग ने जो गृह मंत्री उनको भेजे थे कि चुनाव सुधार संबंधित सुझाव कुछ दिए थे, जिसको चुनाव आयोग ने पूरा उनको खत्म कर दिया, हम नहीं मानेंगे, जाओ। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। चुनाव आयोग, चुनाव के गुप्त खर्चों पर चुनाव आयोग की नजर। चुनाव में जो गुप्त खर्च होता है, जैसे में लोगों को पैसा बांटना, सामान बांटना वगैरह वगैरह, तो उस सब पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग का नजर हमेशा रहता है कि आप क्या कर रहे हो, हम देख रहे हैं, करो तुम। इन सुर्खियों को ध्यान से पढ़िए और पहचानिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग किन शर्तों का प्रयोग करता है और किस कारणवश करता है और किस किस वजह से करता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, अन्यथा आप फीडबैक दो। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।